अब बात करता हूँ मारक भावों के बारे में। देखो, ये मैं यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली लगा दे रहा हूँ और ये फिक्स है। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ये लॉ बिल्कुल फिक्स है और ऐसे ही चलेगा। आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए मैं आपको प्रॉपर हर लग्न के हिसाब से बताऊंगा कि किस लग्न के मारक कौन से ग्रह होते हैं। मेष लग्न के लिए शुक्र मारक हो जाते हैं। क्यों? दूसरी और सातवीं राशि आ जाती है दूसरे और सातवें भाव में। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जो भी राशि आ जाए उस ग्रह को जन्म कुंडली में मारक मान लिया जाता है। सूर्य और चंद्रमा मात्र दो ऐसे ग्रह हैं, जब ये मारक बनते हैं तो व्यक्ति को जीवन में इतने ज़्यादा ये दुख नहीं देते, लेकिन अन्य ग्रह जब भी जन्म कुंडली के दूसरे सातवें भाव के मालिक बने तो व्यक्ति को बहुत पीड़ाएं देते हैं। बात समझिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब मैंने मेष लग्न के बारे में बताया कि यहाँ पर दूसरे भाव के जो मालिक हैं शुक्र हैं दूसरी राशि के, और सातवीं राशि के भी मालिक शुक्र हैं, तो इसलिए मेष लग्न वालों के लिए शुक्र मारक बन गए। अब बात आ जाती है वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए 3 नंबर राशि दूसरे भाव में आती है और 8 नंबर राशि सप्तम भाव में आती है। तो इन लोगों के लिए मंगल और बुध दोनों ही मारक हो जाते हैं, और जब भी मारक ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति को इनसे संबंधित समस्याएं होती हैं। दूसरे भाव के मालिक बुध हो गए यहाँ पर और सातवें भाव के मालिक मंगल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति को परिवार और धन से संबंधित और जीवन साथी से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, ये आप समझ के चलिएगा। अब बारी आती है मिथुन लग्न वालों के लिए। इनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा आ गए और यहाँ पर चंद्रमा मारक बने, तो चंद्रमा बुरा फल नहीं देते, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा से माँ होती है और माँ कभी भी अपने बच्चे को परेशान या दुखी नहीं करती। और चंद्रमा के जो देव हैं वो भगवान भोलेनाथ जी हैं। भगवान भोलेनाथ जी कभी किसी से बदले की भावना नहीं रखते, या भगवान भोलेनाथ जी कभी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देने में विश्वास रखते नहीं, वो हमेशा माफ़ करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मिथुन लग्न वालों को अक्सर माफ़ी जल्दी मिल जाती है और इनको मारक भाव का फल इतना गहरा नहीं मिलता। लेकिन सातवें भाव में धनु राशि आने के कारण बृहस्पति जरूर अपना फल खराब दे देते हैं, तो बृहस्पति से संबंधित समस्या जरूर आती है। बारी आ जाती है अब कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए सिंह है और फिर से इनके सातवें भाव में शनि की राशि आ जाती है। तो यहाँ पर सूर्य देव तो फल नहीं देंगे इतना खराब, लेकिन शनि के समय में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कर्क लग्न वालों के लिए सूर्य मारक हैं और शनि मारक हो गए। अब बारी आ जाती है सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह वालों के लिए बुध और शनि वापस से आ गए। इनको बुध के समय में ज़्यादा समस्याएं होंगी और शनि के संबंध में ज़्यादा समस्याएं होंगी। धन और पार्टनर से संबंधित ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या इनकी वाणी के कारण इनको कभी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आ जाती है कन्या लग्न वालों के लिए। इनके लिए सबसे पहले तो शुक्र ही हो गए, क्योंकि दूसरे भाव में तुला राशि आ जाती है और सातवें भाव में इनके बृहस्पति की राशि आएगी, तो जिसकी वजह से इनके लिए शुक्र और बृहस्पति ये दोनों मारक बन जाते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है तुला लग्न वालों के लिए। इनके लिए एक ही ग्रह मारक बनेगा, क्योंकि दूसरे और सातवें घर में मंगल की दोनों राशियां आ जाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को मंगल के महादशा, अंतरदशा में या प्रत्यंतर अथवा सूक्ष्म दशा में जीवन साथी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बारी आ जाती है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए यहाँ पर शुक्र हो गए, सातवें भाव में शुक्र की राशि आ गई और दूसरे भाव में बृहस्पति की राशि आ गई। तो इनको बृहस्पति और शुक्र से संबंधित मारक ग्रह के अच्छे फल नहीं मिलते, यानी कि इनको मारक भाव का फल मिल जाता है। इनके लिए ये दो ग्रह मारक बन जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये क्यों मारक कहे जाते हैं? क्योंकि इन जब भी ग्रहों का समय आता है तो व्यक्ति को धन का लाभ अच्छा मिलता है, और धन लाभ में इनके पास ईगो बहुत आ जाती है, एटीट्यूड बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से पार्टनर और परिवार को और अपने से जुड़े लोगों को ये दरकिनार करने लग जाते हैं।
जिसकी वजह से ये ईश्वरत्व को भी भूलने लगते हैं। इसीलिए इनको हमारे ज्योतिष के अंदर मारक कहा जाता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में आकर के लोगों को जब नीचा दिखाते हैं तो ईश्वरत्व से भटकते हैं। और ज्योतिष का एक ही अर्थ है कि ईश्वरत्व को कैसे प्राप्त किया जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, ये उसका है, ना कि इससे धन लाभ को जांचा जाए, ना इससे आपके अन्य किसी स्वयं के लाभ को नापा जाए। ये ज्योतिष का दुरुपयोग कहा जाता है। इसीलिए प्रेम विवाह होगा नहीं होगा, मनपसंद के लड़के लड़की से शादी होगी या नहीं होगी, ये ज्योतिष का मात्र दुरुपयोग है। क्योंकि ज्योतिष को सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति और दूसरों की भलाई की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ज्योतिष में इनको मारक भाव की संज्ञा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए शनिदेव मारक हो गए और इसके अलावा यहाँ पर 7वें भाव के मालिक बुध हो गए। यहाँ पर धन और पार्टनर से संबंधित ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है या इनकी वाणी के कारण इनको कभी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न के बारे में। लग्न के मालिक भी शनिदेव और मारक भाव भी शनिदेव का आ गया दूसरे भाव में, क्योंकि इनकी कुंभ राशि है। तो इस वजह से यहाँ पर शनि का बुरा फल नहीं मिलेगा और चंद्रमा तो कभी मारक भाव में बुरा फल देते नहीं। इसलिए सप्तम स्थान में जब चंद्रमा की राशि आई तो यहाँ पर इन लोगों को मारक का फल नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों की जन्म कुंडली के जो लग्न के मालिक हैं वो शनिदेव और दूसरे भाव में इनके मीन राशि आ जाती है। मीन राशि के मालिक बृहस्पति देव और सप्तम स्थान में सूर्य देव। तो ऐसी परिस्थिति में इनको सिर्फ बृहस्पति के मारक का फल मिलेगा, सूर्य भी अपना बुरा फल नहीं देंगे। लेकिन यदि इस भाव के अंदर सूर्य देव बैठे हों तो इनको शुभ फलों में कमी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसके बाद बारी आ जाती है मीन लग्न वालों के लिए कौन से ग्रह मारक होते हैं। इनके लिए मंगल और बुध हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर इनको अपने मंगल और बुध से संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाणी पर ऐसे लोगों को संयम बहुत रखना चाहिए। यदि ऐसे लोग गुस्से में आकर के किसी को कमिटमेंट कर देते हैं, किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं या अपनी कमिटमेंट की वैल्यू नहीं करते तो इनका पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता रहता है। आशा करता हूँ आपको मारक भाव अच्छे से समझ आ गए होंगे